Okay, so what we were discussing in the last class, I'll just revise once again. Okay, so we were trying to prove the transverse nature, right? We're trying to prove that the electromagnetic wave is transverse in nature. Okay, so transverse nature of electromagnetic. This is what we are going to discuss, and we had discussed in the last lecture, so I will not do the derivation. I'll just explain the last part. So in the last part, what we got was, so we had these two coordinates. This is x1 coordinate and this is x2 coordinate. So the electric field we assumed at x1 पे जो हमने assume किया था वो ex1, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने x2 पे assume किया था वो ex2 assume किया था, ठीक है, ओके। तो अब जो है यहाँ पे, राइट, अब यहाँ पे आपको जो मिला था कि यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है वो एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इधर लिया था, इसलिए यहाँ पे जो फ्लक्स है वो नेगेटिव और यहाँ पे जो फ्लक्स है वो पॉजिटिव, क्योंकि एरिया वेक्टर और फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स है वो क्या था, पॉजिटिव है। एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो जो नेट फ्लक्स आया था वो जो हमने कल डिस्कस किया था वो हो गया था Ex2 इंटू एरिया यानी S, जो भी एरिया है, जो यहाँ पे क्यूबॉइड था, क्यूबॉइड का जो एक साइड था वो जो हमने कल डिस्कस किया था, तो E ये हो गया। अब ये हो गया आपका S, अंदर आपके क्या बचेगा Ex2 माइनस Ex1, ये है नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स कितना, वैल्यू कितना था, 0। तो ये 0 है, इसका मतलब क्या है, अब एरिया तो 0 नहीं हो सकता, तो बचा क्या, बचा ये कि Ex2 माइनस Ex1, दिस शुड बी 0, ये 0 है। अब ये 0 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि Ex2 शुड बी इक्वल टू Ex1। तो सवाल ये है कि इज दिस पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल है तो हम कुछ नहीं प्रूव कर पाएंगे, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हम ये प्रूव कर पाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के अलोंग है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग है ही नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, मतलब उसका कोई कंपोनेंट है ही नहीं। कंपोनेंट है मतलब वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तब उसके कंपोनेंट होंगे, ठीक है नहीं, तब उसका कंपोनेंट होगा। कंपोनेंट ही नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है, तो ये हम लोग यहाँ से प्रूव कर देंगे, ठीक है। देखो कैसे, तो बात यहाँ पे हो रही है दो जनरल पॉइंट, इज दिस पॉसिबल, लेट अस आंसर। दिस इज नॉट पॉसिबल। व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल, this is not possible because here we are talking about general points, because here we are talking about two general points. That is not possible because the electric field is a function of time and x, it's a function of x and t, okay. It is sinusoidally varying, it is varying। तो किसी भी जनरल x1 x2 के लिए, किसी भी जनरल x1 x2 के लिए ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये समझाया था एक एग्जांपल के थ्रू, तो मैं आपको यहाँ पे जाता हूँ एक और, ये आप लिख लो पहले, एवरीवन प्लीज नोट डाउन टिल दिस पॉइंट। देखो यहाँ पे, तो मैंने आप लोग को ये कल समझाया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इट्स अ ट्रैवलिंग वेव, तो उसका जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो इस तरह से वाइब्रेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक वेक्टर, ठीक है, ओके। तो अगर आपने यहाँ पे दो पॉइंट कंसीडर कर लिया इस तरह से, आपने ऐसे पॉइंट ले लिए, तो यहाँ पे जो फील्ड होगा इस पॉइंट पे, फिर इसके इधर जो फील्ड होगा, यानी एक टाइम पीरियड टी के बाद, ठीक है, फिर यहाँ पे जो फील्ड होगा वो सेम होगा। लेकिन अगर आप कोई भी जनरल पॉइंट ले लोगे, कोई भी जनरल दो पॉइंट, तो वो सेम नहीं होगा। तो आप बोलोगे ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो ये कैसे सेम होगा, ये नहीं सेम। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि
कि किसी भी जनरल पॉइंट के लिए जो हमने सोचा था तो वो ट्रू नहीं, इज नॉट ट्रू फॉर एनी जनरल पॉइंट। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि उसका कोई भी कंपोनेंट, यानी क्योंकि ex1 और ex2, ex1 is equal to ex2, ये this is not possible, but when is this possible? This is possible only when they are zero. This is possible only when ex1 is equal to ex2 is equal to 0. That means what? There is no component of electric field. There is no component. There is no component of electric field along x-axis. तो हमने शुरुआत में देखा था y के along तो है ही नहीं। तो अच्छा, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका प्रोपगेशन किसके along है? x एक्सिस के along लिया था हमने ना। तो यहाँ से आपका जो है ex 0 हो गया। अब x कंपोनेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है? मतलब फील्ड जो है पूरा का पूरा y के along या परपेंडिकुलर है। जो आपका डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, तो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है उसके परपेंडिकुलर, ये प्रूव हो गया। यानी उसके कोई कंपोनेंट नहीं। अगर ऐसा भी हो तो एक कंपोनेंट आ जाए, है कि नहीं? फिर कंपोनेंट है ही नहीं, इसका ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, कंपोनेंट क्या होगा? कंपोनेंट होगा e cos थीटा। अब ये कंपोनेंट अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है? ये कब पॉसिबल है? जब थीटा 90 है। दिस इज पॉसिबल व्हेन थीटा इज 90। समझ में आप लोगों को? ओके, सो दिस वाज द पॉइंट, so please note it down. So we're going to study the next point, and that is relation between the amplitudes, relation between the amplitudes of electric field यानी E naught and magnetic field यानी B naught. Okay, E naught and B naught. Okay, so let us start. Okay, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे let us take x axis, y axis, z axis. तो ये y axis, ये इधर x axis और ये इधर z axis. ठीक है, we have taken these axes और यहाँ पे एक हम लोग लूप कंसिडर कर लेते हैं। लूप, ये लूप हमने, ठीक है। ओके, तो ये 3 एक्सिस हो गए, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। ठीक है, सो वी हैव कंसीडर अ लूप हियर। इस लूप को हम एक नाम दे देते हैं a b c और d। ठीक है, ऐसा हमने नाम दे दिया। सो वी हैव गिवन दिस। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है x1 पे, ये x1 मान लेते हैं और ये जो है कोऑर्डिनेट ये x2 मान लेते हैं। यहाँ पे जो फील्ड है उसको हम लोग ex1 मान लेते हैं और यहाँ पे जो फील्ड है उसको ex2। ठीक है, ओके, ऑलराइट। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाला है? यहाँ पे हम लोग लगाने वाले फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस ABCD में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। सो इन एन EM वेव ट्रैवलिंग इन, ये कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं? इज ट्रैवलिंग इन x डायरेक्शन। ठीक है, सो इन एन EM वेव, in an EM wave traveling in positive x direction. Okay, so we are considering an EM wave traveling in positive x direction. Electric field का इक्वेशन क्या होगा? E नॉट साइन, ये मैंने बताया था आपको इनिशियल लेक्चर्स में। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? B नॉट साइन kx माइनस ओमेगा t। तो ये जो है, दिस इज अलोंग y एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग y एक्सिस एंड दिस इज अलोंग z एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो जाएगा j कैप, ये हो जाएगा k कैप। ओके, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो नाउ बाय
Faraday's law, by Faraday's law of electromagnetic induction, हम लोग क्या कह सकते हैं, आपको याद होगा, EMF is equal to minus d phi by dt, राइट? EMF, और EMF क्या है? EMF है line integral of electric field over a closed loop, line integral of electric field over a closed loop is equal to minus d phi by dt. तो इसका LHS है और RHS है, तो हम लोग LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व करेंगे और उसको इक्वेट करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो टॉपिक है यानी रिलेशन जो निकालना है ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? तो ये LHS और ये RHS, तो आप पहले यहाँ तक नोट डाउन कर लो। सो वी आर टॉकिंग अबाउट LHS। LHS में क्या है? LHS में है लाइन इंटीग्रल ऑफ E डॉट dl ओवर द क्लोज लूप ABCD, ओके? तो दिस इज LHS। सो अभी देखो आप यहाँ पे ये लूप है जो हमने बनाया था, हमने इसको क्या नाम दिया था? ABCD। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, इसको आप चार पार्ट पे तोड़ सकते हो, A से B, E डॉट dl, B से C, E डॉट dl, C से D, E डॉट dl, और फिर D से A, E डॉट dl। ये हो गया LHS। तो अब आप देखो, जब आप dl वेक्टर लोगे तो A से B में dl वेक्टर कैसा है? ऐसा है। B से C में dl वेक्टर कैसा है? ऐसा, ठीक है, dl वेक्टर। और C से D में dl वेक्टर कैसा है? ऐसा। और D से A में dl वेक्टर कैसा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो ये जो आप B से C देख रहे हो, B से C में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है परपेंडिकुलर, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा। तो इन दो केस में थीटा 90 आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएल वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो एंगल होगा 90। तो ये बी से सी और डी से ए ये दोनों तो जीरो हो जाएंगे, दो टर्म जीरो हो जाएंगे। अब बचा आपका ये वाला टर्म, तो ये वाला टर्म में थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर है और डीएल भी ऊपर है। और यहाँ पे इस केस में हो जाएगा थीटा 180। तो 180 कैसे? क्योंकि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर ही है लेकिन जो डीएल वेक्टर है वो नीचे है, तो इसलिए यहाँ पे ये हो जाएगा EX1 डॉट डीएल, ठीक है? डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो हम लोग यहाँ पे ये लेंथ हमने L1 माना है और ये जो लेंथ है हमने L2 माना है, एक रेक्टेंगल है, तो डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा L2। यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा EX2 और डीएल का इंटीग्रेशन L2, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना LHS, ठीक है, LHS। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? EX1 क्या होगा? EX1 होगा E नॉट इंटू साइन, E नॉट साइन KX1, E नॉट साइन KX1 माइनस ओमेगा टी। अब आप ओमेगा टी माइनस KX लिखो या KX माइनस ओमेगा टी, तो वो एक ही है, वो मैंने आपको वेव में समझाया था। तो ये हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा KX1। So now we'll find out the RHS. Okay, let's find out the RHS. So we have this uh, diagram here. This is the loop. Okay, so this is the x1 coordinate and this is the x2 coordinate. Okay, so electric field is along y-axis and the magnetic field is along z-axis. So now we will have to find the RHS, and RHS is the magnetic flux. So RHS is minus d phi b by d. This is what is your RHS. So first we'll find out phi b, that is the flux. So phi b निकालने के लिए d phi b. Okay, so flux क्या होगा?
तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, दिस इज, लेट अस टेक अ स्मॉल स्ट्रिप। तो ये जो स्मॉल स्ट्रिप है इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड इस तरह पास हो रहा है, ठीक है। तो ये जो स्मॉल स्ट्रिप है, इस स्मॉल स्ट्रिप का हम लोग क्या करेंगे, ये जो लेंथ है ये dx कंसीडर कर लेंगे, ये वाला dx, और इसको हमें इंटीग्रेट करना होगा x1 से लेकर x2 जो भी है यहाँ का, इसका फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स होगा फील्ड इनटू द एरिया। तो अब ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितना है, ये लेंथ L2 है, एरिया मतलब ये हो जाएगा L2 dx, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। और फील्ड हम लोग को दिया गया है बी नॉट साइन, जो हमको पता है इक्वेशन, तो वो हो जाएगा के एक्स माइनस, ये जनरल एक्स के लिए इनटू L2 dx, ठीक है। ये आ गया आपका क्या आ गया ये आ गया हम लोगों का फ्लक्स, एलिमेंट्री फ्लक्स, ठीक है। ये क्या आ गया, एलिमेंट्री फ्लक्स आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है थ्रू एबीसीडी, ठीक है, टोटल फ्लक्स। So let us find out the total flux to ABCD. Let's do that. So total flux कितना होगा? So to find out the total flux through this loop ABCD, which flux? Magnetic flux. हाँ, वो ध्यान में होना चाहिए आपको कि we are trying to find out the magnetic flux. Okay, so let's do that. तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, ठीक है। तो जो इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो आपको इंटीग्रेशन करना होगा x1 से x2 तक, ठीक है, x1 से x2 तक। तो ये सारे स्ट्रिप्स कवर हो जाएंगे, यहाँ पे ये जो सारे स्ट्रिप्स है ये सब कवर हो जाएंगे, ठीक है, और आपको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा, यू गेट द टोटल फ्लक्स। सो टोटल फ्लक्स थ्रू ABCD वी हैव टू फाइंड आउट। सो लेट अस इंटीग्रेट दिस, इसको इंटीग्रेट करना होगा हमें, ठीक है, वी हैव टू इंटीग्रेट दिस, दैट्स वेरी सिंपल। साइन का इंटीग्रेशन बस आपको डालना है, ठीक है, जैसे आप लोग सब खुद भी कर सकते हैं। ओके, सो इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2, ठीक है, b नॉट L2, और आगे क्या है, साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी, साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी dx, ठीक है। यहाँ से b नॉट L2 आप कॉमन ले लो, तो b नॉट L2 कॉमन आ जाएगा, अंदर साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा cos, और x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो आप, तो x का कोएफिशिएंट यानी k डिनोमिनेटर में आ जाएगा k, ठीक है। और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये हो गया, ये हो गया अपना इंटीग्रेशन, और इसके वैल्यूज डालने हमें x1 से x2, ठीक है। आप सब लोग यहाँ तक नोट डाउन करो और इसके वैल्यूज डालो फटाफट। हाँ सर। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। तो अब आपको क्या मिला एलएचएस और आरएचएस से, दोनों तरफ से साइन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और आपको मिल जाएगा ई नॉट एल इज इक्वल टू, ई नॉट L2 इज इक्वल टू बी नॉट L2 ओमेगा बाई के मिल जाएगा। तो L2 कैंसिल हो गया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये आप लोगों ने कैंसिल किया, डिड यू कैंसिल? यस सर। तो क्या मिल रहा है आपको, E naught omega by k is equal to E naught. हाँ, और जो ओमेगा बाई के है वो क्या है, वो स्पीड है, राइट, ये आपको याद होगा, स्पीड वेव का